पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं रैन और अंकल ली दोनों अलग अलग बैठकर बात करते हैं ताकि किसी को इन पर शक न हो। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहां अंकल ली गार्डनर बनके शियांग फैमिली में चुपके से आकर रैन को बताते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं उस एड्रेस पे तुम्हें मिल जाऊंगा। फिर रैन उनसे कहता है अभी जो लड़की गई उसके बारे में पता करो। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं रैन अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो अंकल ली बताते हैं वो ठीक है और तुम्हारे कहने पर उन दोनों ने एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। सब लोगों को लग रहा है कि तुम मर गए हो, इसलिए हाउंड ने भी उन दोनों को परेशान करना बंद कर दिया है। अब अंकल ली रैन से पूछते हैं तुम्हारे शियांग फैमिली में कैसे दिन बीत रहे हैं। तो रैन कहता है अभी तो सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है वो लड़की जिसका मैंने पता लगाने को कहा था। तो अंकल ली बताते हैं वो न्यू फेरी में सिंगर है, लेकिन सिर्फ सिंगर ही नहीं वो न्यू फेरी की ओनर भी है और वो मिस्टर डू की नाजायज़ बेटी है जो कि शिपिंग टाइकून थे और वो पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर गए। रैन कहता है शियांग और वो लड़की दोनों बहुत करीब हैं तो हमें उससे बहुत कुछ पता चल सकता है। तो अंकल ली कहते हैं वो लड़की बहुत टेढ़ी है, आपको संभल के रहना होगा क्योंकि वो शियांग को बहुत अच्छे से जानती है। रैन कहता है हमने योंजू सिटी में बहुत सालों से मेहनत करी है लेकिन हमें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अब मैं अपने चेहरे की वजह से हानशान बन चुका हूँ तो मुझे अब इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए जो कि इस कंट्री के लिए खतरा हैं। यहाँ चैंगची वेटिंग एरिया में बैठकर रैन के आने का वेट कर रही होती है और उसे ठंड भी लग रही होती है। तभी वहाँ रैन आके पूछता है तुम गई नहीं क्या, तुम पूरा टाइम मेरा वेट कर रही थी। तो चैंगची कहती है नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, मुझे लगा तुम्हें छाती की ज़रूरत होगी। फिर कहती है तुम हमेशा से सच जानना चाहते थे ना, मैं आज तुम्हें वो सच बताती हूँ। 15 साल पहले मेरे मॉम डैड के फार्मा लैब में कुछ गुंडे घुसे थे और वो ड्रग प्योरिफिकेशन के रिसर्च पेपर मांगने लग गए। मैं उस टाइम अलमीरा में छुपी थी इसलिए उनका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से याद है, उनमें से एक के हाथ पर एक निशान था और उसने सेम इसी तरह की टाई क्लिप पहनी थी। तो रैन पूछता है लेकिन इस टाई क्लिप का शियांग के साथ क्या लेना देना है। तो चैंगची उसे उसके भाई के साथ क्या हुआ वो बताती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं शियांग जब स्मोक कर रहा होता है तो चैंगची वहाँ आके उसे स्मोक करने से मना करती है कि इसे छोड़ो और इसी खींचातानी में शियांग से वो टाई क्लिप गिर जाती है जो एग्जैक्टली चैंगची के पास है। अब वो शियांग से डेस्परेट होकर पूछने लगती है कि टाई क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई और बार बार चिल्ला रही होती है। तो शियांग भी पागलों की तरह बिहेव करते हुए चैंगची का गला दबाने लगता है। तो चैंगची अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पर कांच का ग्लास मार देती है जिस वजह से वो पीछे हो जाता है और उसका सर नुकीले पॉट से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ये सब चैंगची रोते हुए रैन को बताती है तो रैन ये सुनकर चैंगची से कुछ नहीं कहता बल्कि अपना कोट उतार कर उस पर ओढ़ाता है और कहता है अब सब ठीक है चलो घर चलें। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और चैंगची रैन को सोते हुए देख पहले तो उसे बुलाती है। अब जब रैन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसे लगता है कि वो सो गया, इसलिए वो कहने लगती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे हर तरह से हेल्प की उम्मीद की, देखा जाए तो अभी तक तुमने सिर्फ मुझे धमकियां दी है, तुमने कभी मुझे या शियांग फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद ये तुम्हारा तरीका है, शायद तुम किसी मकसद से यहाँ आए हो, लेकिन अब से मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करूँगी। लेकिन फिर पता चलता है रैन सोया नहीं होता और उसने चैंगची की सारी बातें सुन ली होती है और कहता है ठीक है मुझे तुम पर विश्वास है, चलो अब साथ मिलकर काम करें। अब चैंगची ये सुनकर खुश हो जाती है और थैंक यू कहकर सोने लगती है। तो रैन पूछता है क्या मैं तुम्हें रात में डिस्टर्ब करता हूँ। तो चैंगची कहती है बिल्कुल भी नहीं, ना तुम खर्राटे लेते हो और ना ही नींद में चलते हो। लेकिन रैन उसे टीज करते हुए कहता है तुम रात में खर्राटे लेती हो। अब ये सुनकर चैंगची उठकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो रैन स्माइल करते हुए कहता है मजाक कर रहा था। फिर ये दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि बटलर का बेटा हाओ होता है और वो 5 साल बाद शियांग फैमिली में आया होता है। आते से ही पहले उसको क्यू मिल जाती है जो उसे देख सरप्राइज़ होती है। हाओ पूछता है क्या मिस रोलान की शादी हो गई। तो वो कहती है वो काम में इतनी बिजी रहती है कि उनके पास शादी करने का टाइम ही कहाँ है। अब ये सुनकर वो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है क्योंकि उसको मिस रोलान पे क्रश होता है। अब जैसे ही हाओ अंदर आता है तो सामने से मिस रोलान यानी शियांग की आंट भी आ रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आसपास से निकल जाते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तभी आंट वापस आती है और पूछती है तुम बटलर के बेटे हाओ हो ना। तो वो स्माइल करते हुए कहता है हाँ। रोलान कहती है मुझे अभी भी याद है जब तुम्हारे डैड ने तुम्हें 5 साल पहले
बिहाई भेज दिया था। तभी वहाँ बटलर आ जाता है और कहता है माफ़ करना, मुझे नहीं पता था हाउ आने वाला है, वरना मैं ग्रैंडमा से पूछ लेता कि इसको यहाँ रहकर काम करने दें। रोलान कहती है आपको उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं। अब बटलर वहाँ से चले जाता है। फिर रोलान हाउ से पूछती है क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है, और कार की चाबी देते हुए कहती है चलो हमें कहीं जाना है। अब जैसे जैसे रोलान बाहर जाने लगती है हाउ उसे देखने लगता है। फिर दिखाते हैं आंट उसी इन्वेस्टिगेटर के पास आई होती है और पूछती है मुझे बताओ शियांग के ये फ़ोटोज़ खींचने के लिए उस रिपोर्टर को किसने पैसे दिए, ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है, ये फ़ोटोज़ बाहर नहीं आने चाहिए। तो वो कहता है उस रिपोर्टर से डील करना इतना आसान नहीं है। तभी वहाँ वो रिपोर्टर आ जाता है तो रोलान उससे कहती है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन मुझे शियांग के सारे फ़ोटोज़ चाहिए, एक भी उसमें से पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्टर कहता है ठीक है, मुझे तुम जेमिन फार्मा के 30% शेयर्स दे दो, और हाँ मेरे पास फ़ोटोज़ की कॉपी भी है। तो रोलान कहती है तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। फिर पैसों का एनवेलप देते हुए कहती है क्या तुम ये प्राइस एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो रिपोर्टर कहता है मैंने सुना है तुमने कभी शादी नहीं की है, क्यों ना ऐसा कर लो कि तुम मेरे से शादी कर लो। ये कहते हुए वो रोलान के कंधे पर हाथ रख देता है। अब ये देखकर तो हाउ और उस इन्वेस्टिगेटर को गुस्सा आने लगता है। आगे रिपोर्टर कहता है अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो हम एक फैमिली होंगे, जो मेरा है वो तुम्हारा भी होगा। अभी कहकर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। इंट्रोगेटर कहता है तुमने इन्हें टच करके ठीक नहीं किया, लेकिन हाउ तो डायरेक्ट रिपोर्टर को बाहर निकाल फेंकता है और उसका हाथ दबा के कहता है तुमने अपने गंदे हाथ मिस रोलान पर लगाए कैसे, और हाउ फिर उसे फ़ोटोज़ की कॉपी भी ले लेता है। तभी रोलान वहाँ आके उसे रोकती है और उसे लेके अपने साथ चली जाती है, और यहाँ उस रिपोर्टर का दूसरा हाथ वो इंट्रोगेटर दबा देता है। अब रोलान हाउ पर गुस्सा करते हुए जा रही होती है कि क्या मैंने कहा था कि तुम उसको मारो। तो हाउ उसे सॉरी कहता है। तो रोलान कहती है मैंने ये नहीं कहा कि तुमने कोई गलती करी, लेकिन वो रिपोर्टर टेढ़ा आदमी है, कहीं वो तुमसे बदला लेने वापस न आए। तो हाउ कहता है पर उसने आपके साथ बदतमीज़ी करी इसलिए मैंने। इतने में चलते चलते रोलान का पैर मुड़ जाता है और उसके पैर पर मोच आ जाती है। अब हाउ चुपचाप खड़ा रहता है। तो रोलान कहती है तुम कर क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो। दरअसल हाउ थोड़ा शाय फील कर रहा होता है रोलान को टच करने में, इसलिए वह अपना कोट उतार कर उसकी कमर पर बांध कर उसे उठा लेता है और चलने लगता है। तो रोलान कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों, नीचे उतारो, सब लोग हमें देख रहे हैं, ये बहुत एम्बेरसिंग है। लेकिन फिर भी हायो उन्हें नीचे नहीं उतारता। अब रोलान चुपचाप उसके साथ जाने लगती है। फिर हायो आगे तक आके रोलान को नीचे उतार कर उसे अपना कोट उड़ाता है और कहता है आप यहीं वेट करो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी लेने चले जाता है। इतने में बारिश होने लगती है तो रोलान भीगने लगती है। तो हाउ जल्दी से छाता लेके आता है और कहता है कि बारिश होने लगी थी तो मैं आपके लिए छाता लाया हूँ। रोलान उससे पूछती है तुम बिहाई में रहने के लिए क्या काम किया करते थे। तो हाउ कहता है बॉक्सिंग। तो रोलान कहती है आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, लेकिन मेरी इजाज़त के बिना तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। अब खड़े मत रहो, जाओ कार लेके आओ। अब हाउ तो बहुत खुश हो जाता है कि उसे रोलान के साथ काम करने का मौका मिल गया। अब वो खुश होते हुए गाड़ी लेने वहाँ से चले जाता है और रोलान उसका वेट करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेंगची और रैन को शायो की खबर मिलती है कि वो न्यू फेरी की ओनर है, लेकिन वो हमेशा से अपना लो प्रोफाइल रखती है और सालों से हर हफ्ते शियांग उससे मिलने जाता है। चेंगची शिन से पता करने को कहती है कि वो वहाँ जाके करता क्या है। तो शिन उसकी पूरी डिटेल लाके चेंगची को बताती है। फिर चेंगची रैन को बताती है कि जब भी शियांग न्यू फेरी जाता है तो वो शायो के साथ डांस ज़रूर करता है, और फिर कहती है मुझे पता है डांस मुश्किल है पर मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अब रैन बहाना बनाने लगता है कि दिन में डांस करना कितना ऑकवर्ड होगा, तो तुम मुझे रात में सिखा दो। तो चेंगची कहती है बहाना मत बनाओ, मैं अभी अंधेरा कर सकती हूँ। ये कहकर लाइट्स ऑफ कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें डांस करना नहीं आया तो शायो एक झटके में तुम्हें पहचान लेगी। अब नहीं चाहते हुए भी रैन को डांस सीखने के लिए हाँ करना पड़ता है। अब चेंगची सारे इंस्ट्रक्शन देके उसे स्टेप बाय स्टेप डांस सिखाने लगती है। इसी में वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा क्लोज भी आ जाते हैं। अब जाके चेंगची घूमते घूमते गिरने लगती है तो रैन उसे संभाल लेता है और पूछता है लगी तो नहीं। तो चेंगची कहती है नहीं। फिर ये दोनों अपना डांस कंटिन्यू रखते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।